हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज हम जीके जीएस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जीके जीएस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हमने शुरू के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में हम लास्ट के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं किसी भी वीडियो को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ ताकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ सके, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सके, और जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैड का पूर्ण रूप क्या है? कैड का पूर्ण रूप क्या है? हमारा ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉल ऑल डिजाइन, कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिजाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो कैड का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड चित्तरंजन दास। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, आपको बता दें कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कितने हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन 3 आयोजित हुए थे। ठीक है, 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन क्या हुए थे? आयोजित हुए थे। और जो पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो जो महात्मा गांधी है, अगर ये सब क्वेश्चन पूछ दे तो जो महात्मा गांधी है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था? भाग लिया था। अच्छा, तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन? तो लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में हुआ था। चलिए एक बार और थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और कितने टोटल गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 हुए थे, 1930 में, 1931 में और 1932 में। और महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, इतना आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो अनुच्छेद 351 है इसमें ये नहीं दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। देखिए, अनुच्छेद 351 में क्या दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करें। ठीक है, 351 में क्या दिया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करे और उत्थान करे। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को और हम किस नाम से जानते हैं? हमारा ऑप्शन है बांगन मृदा, सोनार मृदा, रेगुर मृदा, खादर मृदा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुर मृदा। काली मिट्टी को और किस नाम से हम जानते हैं? इसको रेगुर मिट्टी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, भारत में यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो भारत में यह मिट्टी अगर पूछ दे कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भारत में यह मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद कहाँ पाई जाती है? तो एमपी में पाया जाता है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखल द्वारा विभाजन किया जाता है? ठीक है, जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है एवं दक्कन का पठार है उसको किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, अजंता पर्वत श्रृंखला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वह क्या करती है? उत्तरी भारत के विशाल मैदान को
और दक्षिणी भारत का जो दक्कन का पठार है, ठीक है, उसको क्या करती है, उसको विभाजन करती है। कहने का मतलब है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो भारत को उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में क्या करती है, विभाजन करती है, मतलब डिवाइड करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। हमारा ऑप्शन है कार निकोबार, मायाबंदर, लक्षद्वीप, बैरन द्वीप। देखिए, जो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है, बैरन द्वीप पर स्थित है। और बैरन द्वीप किसका हिस्सा है, तो निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, बैरन द्वीप जो है वो निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, देखिए एक नारकंडो ज्वालामुखी भी है, वो क्या, वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा। ठीक है, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा। ठीक है, ये कौन से हैं संत हैं, तो देखिए हमारा ऑप्शन है रामदास, एकनाथ, नामदेव और ज्ञानदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकनाथ। ठीक है, जो एकनाथ हैं उन्होंने क्या लिखा था, भावार्थ रामायण की रचना की थी। ठीक है, और किस भाषा में की थी, तो मराठा भाषा में की थी। किस भाषा में की थी, मराठी भाषा में की थी। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या है, संत शिरोमणि एकनाथ। ठीक है, इनको बोलते हैं हम संत शिरोमणि एकनाथ और इन्होंने भावार्थ रामायण की क्या की थी, रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक वीडियो लेकर के आएंगे करंट अफेयर्स का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है और करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक का पूछता है। ठीक है, फिर भी हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। देखिए पूछा है क्वेश्चन कि ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, हमारा ऑप्शन है क्रिकेट, तीरंदाजी खेल, हॉकी एंड फुटबॉल खेल। आपको चलिए इसको बताना है कि इन्होंने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए हमारा ऑप्शन है क्रिकेट, तीरंदाजी खेल, हॉकी, फुटबॉल खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल खेल। ठीक है, ऑप्शन डी, फुटबॉल खेल। अगर मान लीजिए कि ये तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर हाँ ये पूछ सकता है कि जो ओ चंद्रशेखरन है उनका संबंध किस खेल से था, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किस खेल से था, तो फुटबॉल खेल से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, हमारा ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोलकाता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था। ठीक है, निम्न में से पूछ रहा है कि जो कौन है जो मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा के शिलालेखों को दिल्ली में ले गया था। हमारा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज, गयासुद्दीन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा के शिलालेखों को वो क्या किए थे, दिल्ली लेकर के गए थे। ठीक है, अच्छा तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री कब अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है। हमारा ऑप्शन है वह गठबंधन सरकार चलाता हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो, जब उसके पास कम सांसद हो। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब वह राज्यसभा का सदस्य होगा तो वह अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव है वह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कहाँ स्थित है। हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मणिपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। एशिया की सबसे खारे पानी की झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है,
ओडिशा में है। अच्छा, कौन सा झील है जो खारे पानी का झील है? ओडिशा में तो है, लेकिन झील का नाम क्या है? चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि चिल्का झील कहाँ है, तो ओडिशा में है। अच्छा, मणिपुर में कौन सा झील है? मणिपुर में कौन सा झील है? तो मणिपुर में एक लोकटक झील है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बार बार पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? अगर पूछ दे कि आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है, तो आप क्या बताएंगे? तो देखिए, आंध्र प्रदेश में आपका झील है कोलेरू झील। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मैं लिख देती हूँ, कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और श्रीशैलम, ये भी बार बार पूछा जाता है कि श्रीशैलम झील कहाँ है, ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा तेलंगाना को देख लेते हैं कि तेलंगाना में कौन कौन सा झील है। तो देखिए, तेलंगाना में एक प्रसिद्ध झील है हुसैन सागर झील। कौन सा झील है? हुसैन सागर झील। यह एक कृत्रिम झील है। ठीक है, हुसैन सागर झील। पूछ देगा कि हुसैन सागर झील कहाँ है, तो क्या बताएंगे आप? तेलंगाना में है और ये एक प्रकार का कृत्रिम झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है के बिरला फाउंडेशन, साहित्य कला अकादमी, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के बिरला फाउंडेशन। जो वाचस्पति पुरस्कार है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए। ठीक है, संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। ठीक है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, टाइम पूछ दे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में जो ये हॉर्नबिल त्यौहार है मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है एक्सिस बैंक, SBI, IDBI, ICICI। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा IDBI। ठीक है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है, कौन सा बैंक देता है? तो IDBI बैंक देता है। अच्छा, IDBI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किसकी बनी होती है? जो कंप्यूटर में आईसी चिप यूज होते हैं, आईसी का फुल फॉर्म हो जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, देखिए हमारा ऑप्शन है सिलिकॉन से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, क्रोमियम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? वह सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है। अच्छा, तो आईसी चिप का विकास किसने किया था? मान लीजिए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ दे कि आईसी चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो JS किल्बी के द्वारा किया गया था। JS किल्बी के द्वारा आईसी चिप का क्या किया गया था? विकास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, हमारा ऑप्शन है बिना किसी प्रोसेसर के, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक प्रोसेसर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वह एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? ठीक है, किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास किया था? हमारा ऑप्शन है वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस एंड मलेशिया। ठीक है, तो किस देश के साथ किया था? वियतनाम के साथ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है? जीरो मिल सेंटर किस शहर को कहा जाता है?
हमारा ऑप्शन है नागपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, नागपुर को कहा जाता है जीरो मिल सेंटर। ठीक है, कहाँ पे है नागपुर? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर और इसी को जीरो मिल सेंटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा ऑप्शन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, संशोधन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, पूछ दे कि कौन से संशोधन द्वारा? याद रखिएगा 89वां संशोधन द्वारा। 89वां संशोधन द्वारा इसका क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये अधिकांश देखने को ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, अच्छा तो जब ये संशोधन किया गया किस आर्टिकल में किया गया था? 338 में किया गया था और इसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया 338A करके। इसी में जोड़ा गया, क्या किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई 89वां संशोधन द्वारा और 338 में करके 338A किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स, पेंटर ऑफ साइंस, द ब्राइड्स ऑफ बुक ऑफ ब्यूटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। कुलदीप नैयर ने इस बुक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य कला है? यक्षगान जो है किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो यक्षगान है वो किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो कर्नाटक का है। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल में समझाया है कि कितने होते हैं, 8 होते हैं और कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है। इसके लिए आपको हमारे पहले वीडियो को विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हमारा ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दुर्दशा, मराठा। ठीक है, तो भारत हरिश्चंद्र की जो रचना है वह क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो देखिए इनकी रचना है ऑप्शन सी, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसने लिखी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। अच्छा ठीक है, ये जो अमृत बाजार पत्रिका है, वंदे मातरम है, मराठा, ये सब पत्रिकाएं हैं। थोड़ा हम जान जाते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन करता था। चलिए एक एक को हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए अमृत बाजार जो पत्रिका है इसको शिशिर घोष ठीक है और मोतीलाल घोष ने शुरुआत की थी इसकी। मोतीलाल घोष ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। ठीक है, अच्छा वंदे मातरम बहुत ही फेमस पत्रिका है और पूछा जाता है, बार बार ये रिपीट होता है। ठीक है, तो वंदे मातरम चलिए जान लेते हैं। वंदे मातरम समाचार पत्र को अरविंदो घोष के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और जो मराठा है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, जो मराठा है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक। ठीक है, तो आपको बताना है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अच्छा हमारे संविधान को कब स्वीकार किया गया था? क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान को कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था।
ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को कब स्वीकार किया गया था, और एक क्वेश्चन पूछता है कि कब लागू किया गया था। दोनों में अंतर है। देखिए, स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोनों में अंतर है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि देखिए, स्वीकार अगर पूछे कि स्वीकार कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। जिस दिन हम लोग अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हमारा क्या किया गया था? संविधान लागू किया गया था। अच्छा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस अगर पूछे तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ही संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि स्वीकार कब किया जाता है और स्वीकार कब किया गया था और लागू कब किया गया था, दोनों में अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर विश्वेश्वरैया, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विश्वेश्वरैया। जो प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया के लेखक है वो कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो को डिटेल में समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन के साथ समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।